हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, चाइना द्वारा अपने फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को सर्विस में एंड किया जा रहा है और ये बहुत जल्द सर्विस में एक्टिव होने वाला है। कुछ ही दिनों पहले हमने बात करी थी कि कैसे इनसे J-35, J-15 और KJ-600 के ऑपरेशंस को टेस्ट किया जा रहा है। तो हमने ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे इनकी जो नेवल एयर पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है और फ्यूचर के लिहाज से ये वेल प्रिपेयर्ड है। यहाँ पर जो मेन काउंटर इनके एयरक्राफ्ट कैरियर का इंडिया के रिगार्ड में है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का में इंडियन नेवी की स्ट्रेटजी के अगेंस्ट में होगा, जहाँ पर प्लान्स ये हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक करेंगे ताकि इनके जो मेन ट्रेडिंग रूट है वो बंद हो जाए और इनको फ्यूल और एसेंशियल्स की सप्लाई ना हो पाए। लेकिन फुजियान के आ जाने के बाद से ये अब हमको यहाँ पर डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं। इनकी जो एयर पावर की स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है और फुजियान की वजह से अब रीच बढ़ रही है। तो अब इंडिया की यहाँ पर काउंटर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, इसी मुद्दे को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या चाइना की तरह हमें भी एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाकर सिमिलर कैपेबिलिटी डेवलप करने पर काम करना चाहिए या काउंटर स्ट्रेटजी में काम करना चाहिए? तो अगर हमें मेनलैंड चाइना विजिट करके पावर को फ्लेक्स नहीं करना है तो सिमिलर कैपेबिलिटी के एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर के दूसरे और रोल्स हैं, लेकिन इस लिहाज से आपको वो नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को सिंक करने की, इनके कैरियर बैटल ग्रुप को थ्रेटन करने की, और ये होगा एडवांस और लॉन्ग रेंज एक्यूरेट मिसाइल्स से। और ये मिसाइल्स हम 3 जगह से लॉन्च करने में सक्षम होने चाहिए, एयर से भी, सरफेस से भी और पानी के अंदर से भी। साथ में 3 तरीके की स्ट्राइक्स परफॉर्म करने के लिए भी हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये ओवर दी वाटर, अंडर दी वाटर और स्पेस से, तीनों जगह से हमें अटैक करने की स्ट्रेटजी पर काम करना पड़ेगा। यानी कि आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल करनी है, क्रूज मिसाइल से इस्तेमाल करनी है और टोर्पीडोज का इस्तेमाल करना है। बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो हमारे द्वारा अग्नि प्राइम को डेवलप किया जा रहा है, जो कि एक मनोवरेबल री एंट्री व्हीकल का इस्तेमाल करती है और ये कोर्स करेक्शन करते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर को स्ट्राइक कर सकती है। बाकी हम लॉन्ग रेंज टोर्पीडो पर भी काम कर रहे हैं। हमारे द्वारा DRDO स्मार्ट को डेवलप किया जा रहा है, जो कि 600 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम होंगे। बाकी हम सुपरसोनिक, सबसोनिक, हर तरीके की क्रूज मिसाइल्स पर भी काम कर रहे हैं। इवन फ्यूचर में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स पर भी काम कर रहे हैं, जो कि एयर लॉन्च्ड होंगी और लॉन्ग डिस्टेंस में प्रिसीजन स्ट्राइक्स करने में सक्षम होगी। तो हम यहाँ पर काउंटर स्ट्रेटजी पर काम तो कर रहे हैं, पर रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है कि इस पर डबल डाउन किया जाए। यानी कि ये जो क्रूज मिसाइल्स लॉन्च होंगी, इनसे एनिमी को ओवरवेल्म करने के लिए हमें यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म ये मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं उनके नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। साथ में हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हम बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे हैं उनके एयर लॉन्च वर्जन्स को बनाएं, ताकि जो रिएक्शन टाइम है वो और ज़्यादा कम हो और हमारी रीच बढ़ जाए। लेकिन उनको लॉन्च करने के लिए आपके पास फिलहाल प्लेटफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर रूम एग्जिस्ट करता है कि इंडियन नेवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को एक्सप्लोर करें। इवन चाइना द्वारा भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं और उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स से एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को लगाना स्टार्ट भी कर दिया है। और यहाँ पर हम छोटी मोटी बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात नहीं कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 8000 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात कर रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि अगर आपकी स्ट्रेटजी है एयर बेसिस को, रनवेज को टारगेट करने की, तो आप एनिमी एयरफोर्स को घुटनों पर ला सकते हैं। सिमिलर चीज़ आप एनिमी के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कर सकते हैं। उनकी एयर विंग कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, सिंपल सी बात है, ना रहेंगे रनवे, ना उड़ेंगे, समझ सकते हैं। तो हमें एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करना है और ये चीज़ ऑपरेशन सिंदूर में क्लियर हो गई कि स्टैंड ऑफ रेंज से जो क्रूज मिसाइल की स्ट्राइक्स हैं वो कारगर साबित होती हैं। खासकर अगर आप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ऐसी मल्टीपल क्रूज मिसाइल्स कैरी कर सकता है, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कैरी कर सकता है और अकेले एक कैरियर बैटल ग्रुप के एग्जिस्टेंस को थ्रेटन कर सकता है। तो वेपन्स आजकल इतने स्मार्ट हो गए हैं कि आपको खतरे के पास जाना ही नहीं है, आप इन्हें स्टैंड ऑफ रेंजेस से लॉन्च कर सकते हैं और ये अपना काम कर देते हैं। तो इसको देखते हुए एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो कि इनक्रेडिबल पेलोड के साथ आए और लॉन्ग एंड्योरेंस के साथ आए, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेट हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमें ये ऑफर नहीं हुए हैं। तो रशिया द्वारा हमें टुपोलेव Tu-160 ऑफर किया गया है, जो कि दोबारा से प्रोडक्शन में लाया गया है और ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल बॉम्बर है। मैसिव 45,000 किलो का, यानी कि 45 टन का पेलोड ये कैरी कर सकता है। 73,000 किलोमीटर्स की इसकी कॉम्बैट रेंज है। सुपरसोनिक भी आप इसको पुश कर सकते हैं और ये मैक 2 के ऊपर फ्लाई कर सकता है। तो थ्रेट को रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकता है और कम से कम आप 6 ब्रह्मोस इनसे एक बार में फायर कर सकते हैं। इमेजिन करिए अगर ये 6 ब्रह्मोस एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ बढ़े तो उस कैरियर के सर्वाइव करने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहाँ पर जाएगी। और फ्यूचर में आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल करने वाले हैं, तो कुछ नंबर्स में हम इन्हें प्रिक्योर कर सकते हैं और ये हमें जो कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, ये फुजियान जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स और उनके कैरियर बैटल ग्रुप के अगेंस्ट में
गेम चेंजर साबित हो सकती है। साथ में हमें अंडमान निकोबार को भी बीफ अप करना पड़ेगा। रेगुलर फाइटर ऑपरेशंस, शोर बेस्ड नेवल एयर स्क्वाड्रंस यहाँ पर की रोल प्ले कर सकते हैं। इवन हम ये तक आर्ग्यू करेंगे कि इंडियन नेवी को अपनी कैपेबिलिटीज बीफ अप करनी चाहिए। जो नेवल LCA है उसको भी एज अ लिफ्ट प्लेटफॉर्म सर्विस में इंडक्ट करना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए शोर बेस्ड पेट्रोलिंग ऑपरेशंस के लिए, एडवांस ट्रेनिंग्स के लिए, मैन अनमैन्ड ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा की एरिया है जो कि इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ड्यूल यूज प्लेटफॉर्म यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वैसे भी तेजस से ब्रह्मोस NG लगाने का प्लान एग्जिस्ट करता है, तो नंबर्स हमेशा मैटर करते हैं और अगर एक प्लेटफॉर्म आपके 2 रोल्स को परफॉर्म कर पा रहा है और आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है तो उस पर सीरियसली विचार किया जाना चाहिए। तो चाइनीज कैरियर थ्रेट को काउंटर करने के लिए हमारे पास जो रेसिपीज हैं वो पहले से एग्जिस्ट करती हैं और मॉडर्न कॉम्बैट में आप एयरक्राफ्ट कैरियर्स को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरीके से पास्ट में किया जाता था। इवन इनके ऑपरेशंस को सेफ बनाने के लिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इनके अगेंस्ट में थ्रेट है वो पहले से ही कंटेन्ड हो, तब आप इनको लेकर पावर प्रोजेक्शन कर सकते हैं। इंडिया जैसी कंट्री के अगेंस्ट में फुजियान जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स सक्सीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इंडिया को भी यहाँ पर बदलाव करने पड़ेंगे अपनी ऑफेंसिव स्ट्रेटजी में। जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया, हम स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पर विचार कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी हमें प्रोवाइड कराएगा। बाकी एक्चुअली इंडिया ने इंटरेस्ट इस पर शो भी किया था। 2022 के आसपास ये रिपोर्ट आ रही थी कि इंडियन एयरफोर्स करीबन 6 के नंबर में ऐसे बॉम्बर्स को लेने में इंटरेस्टेड है, पर हमें ऐसा लगता है कि एयरफोर्स से ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स को लेकर नेवी की एप्लीकेशंस ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पर बहुत बड़ा एरिया उन्हें कवर करना है, जिसके लिए ये बड़े बॉम्बर्स अच्छी खासी रेंज और एंड्योरेंस के साथ आते हैं। बाकी जिस तरीके के वेपन्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी शिप के अगेंस्ट में, वो जनरली भारी होते हैं क्योंकि वहां पर वॉरहेड की मात्रा ज्यादा होती है। तो ऐसे बड़े बॉम्बर्स इस रोल में ज्यादा सूट कर रहे हैं। इवन जो हम स्मार्ट डेवलप कर रहे हैं, जो कि हमारे लॉन्ग रेंज टॉर्पीडोज हैं, उनकी रेंज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं अगर उनको एयर लॉन्च्ड बनाया जाए। तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को लेकर यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है अगर हम नेवल ऑपरेशंस की बात करें। लेकिन खाली प्लेटफॉर्म को प्रिक्योर करने से काम नहीं चलेगा। जरूरी है कि इनको मॉडिफाई किया जाए हमारे यूज केस के हिसाब से और मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से। तो इनको नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस में इंक्लूड करना, साथ में इनकी EW कैपेबिलिटी को बढ़ाना, इनके ऑनबोर्ड सेंसर्स को पावरफुल करना भी एक की टास्क होगा। तो अगर हम टुपोलेव Tu-160 की ही बात करें तो अभी भी जिस तरीके से रशिया इनको बना रहा है और जिस तरीके के मॉडिफिकेशन यहाँ पर किए गए हैं वो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। तो अगर हम चूज करते हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ने के लिए तो हमें खुद इस पर काम करना पड़ेगा। तो हमारा ओपिनियन ये है कि हमें इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है, खासकर तब जब हम चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर के अगेंस्ट में इनको एज एन ऑप्शन कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ मैच करना एक्सपेंसिव भी होगा और फुलिश भी होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। आप अपने भी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।